हर साल जब भी आईएएस की परीक्षा का, आरएएस की परीक्षा का परिणाम आता है तो किसान वर्ग के लोग बहुत खुश होते हैं, गांव के लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे लोग अब इस सिस्टम में जा रहे हैं। और उनके सम्मान के बड़े बड़े कार्यक्रम आजकल आयोजित होते हैं। ये समारोह इसलिए आयोजित होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब अपने बीच के लोग हैं जो इस सिस्टम को चलाएंगे, और क्योंकि ये हमारे बीच में से आ रहे हैं इसलिए ये हमारी समस्याओं को बेहतर समझते हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो गांव से आते हैं, जो किसान वर्ग से आते हैं, वो सिस्टम में जाकर सिस्टम के हो जाते हैं, और वो सब नहीं कर सकते या करते हैं जो या तो वो इंटरव्यू में कहते हैं कि हम ये करने के लिए सर्विस में आ रहे हैं, और या वो समाज के फंक्शंस में कहते हैं कि मैं अब आप लोगों के लिए ये करूँगा। वो सिस्टम में जाते हैं और उसके बाद में पॉलिटिशियंस के साथ में एक उनकी कड़ी बन जाती है, आपस में भी उनका सिस्टम जुड़ जाता है, और वो धीरे धीरे अपनी जड़ों से दूर होते जाते हैं। वहाँ पर वो वापस आते हैं जब रिटायर हो जाते हैं। अगर उन्होंने अपने करियर में कुछ खास किया लोगों के लिए तो लोग याद रखते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर वो जैसे ही लोगों के बीच में आकर कहते हैं अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो फिर लोग टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से उनको देखते हैं। उनके प्रति वो सम्मान नहीं रहता जब उनका सिलेक्शन हुआ था तब था। तो आज मैं इस बड़े गंभीर और संवेदनशील विषय को इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी बात कुछ कानों तक, कुछ दिमागों तक टकराती है, दिलों तक टकराती है और असर करती है। क्या पता आज का हमारा ये संवाद बहुत सारे प्रतिभाशाली, ये तो सारे प्रतिभाशाली हैं, इन युवाओं को, अफसरों को छू जाए और उनके काम करने की शैली बदल जाए। आपको मालूम हो कि हमारा ये जो सिस्टम है जिसे हम सरकार कहते हैं, इसको दो तरह के लोग चलाते हैं। एक तो चयनित, जो परीक्षा से चयनित होकर आते हैं, परीक्षा पास करते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं चुने हुए। तो ये जो चयनित लोग हैं बहाना बना सकते हैं हम क्या करें जब आपके चुने हुए लोग हैं वो ही सिस्टम को खराब किए दे रहे हैं, वो हमको वैसे काम नहीं करने दे रहे हैं जैसा हम चाहते हैं, हमारे ट्रांसफर्स उनके हाथ में है। बहाना बना सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आज केवल 7 ऐसे काम बताता हूं जो राजस्थान के गांव से गए हुए, किसान वर्ग से गए हुए आईएएस, आरएएस और आरटीएस कर सकते हैं। और मैं ऐसे 7 काम बता रहा हूं जिनमें ज्यादा राजनीतिक अड़ंगेबाजी नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई ज्यादा लेन देना नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग उसमें पड़े हुए हैं, भयंकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उसमें से बचते हुए ये काम करना बहुत कठिन है, वो बहाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे 7 काम बता रहा हूं, और मैं अपने अनुभव भी बताऊंगा आपको बीच में, और कुछ अधिकारियों के बारे में भी बताऊंगा जिन लोगों ने ऐसे काम किए भी हैं। अब ये जो आईएएस, आरएएस और आरटीएस गांव से आते हैं, इनको सबको पता है कि गांव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जमीन के झगड़ों की, भूमि विवाद की। इनको पता है, छोटी छोटी बात पे लोग 1-1 फीट के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर कोर्ट में आते हैं और बरसों तक ऐसे मुकदमा चलते हैं। आज की तारीख में लगभग 6.5 लाख मुकदमे, वापिस मैं आंकड़ा रिपीट कर देता हूं, लगभग 6.5 लाख मुकदमे ऐसे हैं जो बंटवारे से संबंधित हैं, जमीन को नापने से संबंधित हैं, भूमि विवाद जिनको कहते हैं। और ये जो आईएएस, आरएएस, आरटीएस होते हैं उनका सीधा संबंध इनसे है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन मामलों को सुलझाएं। इनका कोर्ट लगता है, इस मामले के मजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकतर अधिकारी इस मामले में नहीं पड़ते हैं। उनकी बला से लोग मरे हैं, कटे हैं, दुश्मनी पाले हैं, कैसे कुछ भी करें। ये जेलें भरी पड़ी है ऐसे झगड़ों के कारण से। मर्डर होते हैं, हाथ पैर टूटते हैं। आप रोज कहीं ना कहीं वीडियो देखते हैं, जमीन के झगड़े में हुआ मर्डर, हाथ टांग तोड़ दिए, गाड़ियां तोड़ दी। मामला क्या, छोटा सा, जमीन को जाकर नाप के कहना भी आपकी जमीन यहां पर है, आपकी जमीन यहां पर है। लेकिन एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो उसका निपटारा कई वर्षों तक नहीं होता।
अब कहने को राजस्व बोर्ड जो है, इनका कंट्रोलिंग बॉडी है, वो टारगेट देती है इनको कि आपको महीने में 20 केस तो निपटाने होंगे, लेकिन नहीं निपटाते। इस मामले में मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है, खूब मैंने कागज लिखे हैं जा जाके रेवेन्यू बोर्ड को कि कुछ तो करो। तो समाज में भाईचारा खत्म हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे डरे डरे से रहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं सबसे पहला निवेदन करना चाहूंगा इन IAS RAS और RTS से जो गांवों से आते हैं, जो किसान वर्ग से आते हैं, कि एक मिशन के तौर पे काम शुरू करिए और भूमि विवाद को जितना जल्दी वो निपटाइए। इसके लिए सरकार को ऊपर से कहने की कोई जरूरत नहीं है कि 15 दिन का अभियान चलेगा, उसमें आप काम करेंगे गांव में जा जाके। आप तो रोज सीट पे बैठते हैं। ठान लीजिए आज किसी न किसी परिवार के अंदर खुशी देनी है। और ये अधिकतर मुकदमे ऐसे हैं जिनमें पैसी पे पैसी पड़ रही है। थोड़ा सा आप सीरियस लेंगे और दोनों परिवारों को समझाएंगे, कई तो परिवार के आपस के लोग हैं, उनको समझाएंगे तो आपके समझाने से मान भी जाएंगे। आप चाहेंगे तो गांव में जाके बैठ जाएंगे, खुली पंचायती कर सकते हैं। वो पंचायती आपका काम, मूल काम ही आपका ही है, भूमि प्रबंध। वो अगर आप करेंगे तो लोग आपकी बात को मानेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मिठाई खिला देंगे लोग और भाईचारे से रहने लगेंगे। ये काम आप कर सकते हैं अगर आप अपनी जड़ों को सींचना चाहते हैं तो, जहां से आप आते हैं। वरना जैसा मैंने कहा कि आपका समय निकल जाएगा। मैं यहाँ पे एक अधिकारी है नागौर में, अभी SDM लगे हुए हैं, गोविंद सिंह बीचर, उनका उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने अखबार में पढ़ा, मेरा व्यक्तिगत परिचय तो नहीं है। वो मिशन के तौर पे ये काम करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं गांव से आया हूं, मैंने देखा ये मामले कितने पेचीदा हो जाते हैं समय के साथ में, इनको सुलझाना चाहिए। वो टारगेट लेकर ये काम कर रहे हैं। ये काम ये कर सकते हैं, और भी कर रहे होंगे, मेरे ध्यान में नहीं है। अगर वो मिशन के तहत कर रहे हैं तो उनको साधुवाद है, सैल्यूट है। लेकिन अधिकतर RAS अधिकारी और IAS अधिकारी, जो RTS अधिकारी, जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो किसान वर्ग से हैं, उनको अपने समाज को कम से कम ये चीज तो वापस देनी ही चाहिए और न्याय करना चाहिए, बिना पक्षपात के। जो आपको लगे वो आपको देना चाहिए। दूसरी बात, फसल बीमा से संबंधित। देखिए, किसानों को खेती में घाटा नहीं हो, इसके लिए बड़ी प्यारी योजना आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 से चल रही है। अब ये योजना ढंग से अगर चले, इसमें नियम और पारदर्शिता हो, तो किसानों को बहुत फायदा होगा। मैंने सैकड़ों ऐसे SDMs को लेटर लिखा और मैंने खासकर उसमें छांट लिया, जो किसान वर्ग से आते हैं उनको छांट लिया, उनको लेटर्स लिखे कि आप इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हो। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि ये काम हमारा नहीं है, ये कृषि विभाग का काम है। तो मैंने उनको याद दिलाया कि ये काम मूलतः आपका ही है। और हर SDM की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो हर महीने मीटिंग करेगी। उसमें किसान भी होंगे, बीमा कंपनी के लोग होंगे, बैंक वाले होंगे। तो किसानों की छोटी छोटी शिकायतों को वो उपखंड स्तर पर सुलझा सकते हैं। ऐसे ऑर्डर है, मैंने उस ऑर्डर की कॉपी उनके पास भेजी कि ऑर्डर है, आप लोग कर लीजिए। लेकिन आप देखिए, उसमें से एक भी व्यक्ति का जवाब मेरे पास नहीं आया कि हाँ आपका सुझाव ठीक है, हम करेंगे, क्योंकि हम उस वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, गांव से आते हैं, तो ये काम तो हमको करना ही है। और इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं। और एक व्यवहारिक बात ये और बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं कि कंपनियां कोई SDMs को पैसे देती है। मैंने सारा कुछ पता कर रखा है, किसमें पैसा मिलता है, किसमें नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनियां SDM वगैरह कोई पैसा वैसा नहीं देती है। बस वो सुस्ती, उदासीनता, हम क्यों ये काम करें। अंदर से ये आग नहीं है कि हम हमारे लोगों के लिए कुछ कर दें, उनको 5 पैसे मिलेंगे, उनके काम आएंगे। उनको पावर है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, वो नहीं करते। और ना IAS करते हैं। IAS की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी हुई है, जिला शिकायत निवारण समिति। तो ये लाखों किसान जो है, किसानों की संख्या राजस्थान में करीब 80 लाख है। 80 लाख परिवार जो ये इस योजना से प्रभावित होते हैं। और अगर ये योजना ठीक से लागू हो तो मेरी गारंटी है कि खेती में घाटा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये अधिकारी है। इनकी जिम्मेदारी इस योजना को ठीक से चलाने की। और आज की तारीख में ये योजना ठीक से इसलिए नहीं चल रही है कि अधिकांश अधिकारी उदासीन है। इस योजना में लिखा हुआ है कि जो फसल कटाई प्रयोग है उसको कलेक्टर जाके करेगा कुछ तो प्रयोग, और कुछ तहसीलदार भी करेगा। लेकिन कोई भी कलेक्टर अभी खेत में नहीं जाता है, कोई भी तहसीलदार खेत में नहीं जाता है। वो RI को, पटवारी को बोल देते हैं कि ये मेरे नाम के जो 10-20 एक्सपेरिमेंट है, तुम करके आ जाना, मैं इस पे साइन कर दूंगा, और कागजों में मामला निपटा देते हैं। उनको खेत में जाने से शर्म आती है। आपने देखा पिछले काफी सालों से इन अधिकारियों को खेतों में जाते हुए, किसानों से बात करते हुए। अगर ये इस तरह से काम करे तो सरकार को ये चौपालें उपालें लगाने की, रथ दौड़ाने की, ये प्रशासन गांवों के संग चलाने की जरूरत नहीं है। प्रशासन तो रोज ही गांवों के संग होना चाहिए। 15 दिन के लिए प्रशासन गांव के संग क्यों? वो तो रोज सरकार
रोज गांव के संग होना चाहिए, गांव के लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। और मैं बार बार रिपीट करूं, मैं केवल वही मुद्दे बता रहा हूं जिसमें राजनीति ज्यादा आड़े नहीं आ रही, जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। कई लोगों को लगता है 5 पैसे बन रहे हैं तो वो क्यों खोएंगे। मैं मुद्दे ऐसे बता रहा हूं जिनमें पैसों वैसों का चक्कर भी नहीं है। तीसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं इन लोगों से, कि इंटेलिजेंट लोग हैं, गांव से आए हुए हैं, इनसे उम्मीद करता हूं कि किसानों को मिट्टी और बीज के बारे में जाके बताएंगे। हालांकि विभाग कृषि है जिसका ये काम है, फिर भी ये लीडरशिप करते हैं, अपने अपने उपखंड में लीडरशिप करते हैं, जिले में लीडरशिप करते हैं। उन कृषि अधिकारियों को साथ लेकर ये गांव में जा सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं कि अगर आप मिट्टी की जांच कराएं ढंग से तो इससे आपको खेती में ये फायदा होगा। एक तो आपका उर्वरक कम लगाने पड़ेंगे, फिर आपकी फसल ज्यादा पैदा होगी, बीमारियां कम होंगी, और उससे ये अपने उस वर्ग को मदद कर सकते हैं जहां से आए हैं कि मिट्टी की जांच कराओ। मिशन चला के गांव में बैठ जाओ, जाके लाओ आपके गांव की मिट्टी, आज मैं मेरी गाड़ी में लेके जाता हूं, चेक कराऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा आपके गांव की मिट्टी में ये प्रॉब्लम है। लोगों को अच्छा लगेगा, हमारे बीच का व्यक्ति आज इस पद पर बैठा है, उस पद का सदुपयोग हमारे लिए कर रहा है। और लोगों को कृषि विभाग के अधिकारियों को साथ लेके समझाएगा आपको बीज कैसा लेना चाहिए काम में। अगर आप ढंग का बीज लेंगे, उचित बीज लेंगे तो फसल ज्यादा होगी। ये कर सकते हैं। फिर एक और संवेदनशील मुद्दा, आप रोज पढ़ते हैं, आज पुलिस ने इतना डोडा पकड़ा, आज पुलिस ने एमडी पकड़ी, पुलिस ने स्मेक पकड़ी। मैं इससे कोई ज्यादा रोमांचित नहीं आता हूं, पुलिस ने बहुत बड़ा काम कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि जो डोडा खा रहे हैं, जो अफीम खा रहे हैं, जो एमडी का सेवन कर रहे हैं, स्मेक का सेवन कर रहे हैं, उनको छुड़वाएगा कौन? वो क्रिमिनल्स थोड़ी, उनकी आदत पड़ गई किसी न किसी कारण से, अब उनको छुड़वाएगा कौन? तो नशा मुक्ति का अभियान ये हमारे अधिकारी चला सकते हैं। गांव गांव में नशा मुक्ति का अभियान चलाएं और जो युवा या बुजुर्ग इसकी चपेट में आ गए उनको उससे दूर करना। इसका ही समाधान तो वही है। तो कोई एसडीएम जाके किसी गांव में बैठ जाए कि मैं अब आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरा कहना मानो, जो जो लोग आपके गांव में नशा करते हैं उनको इकट्ठा करो, मैं टीमें बुलाता हूं बाहर से और इनको नशा छुड़वाते हैं, इनको सही रास्ते पर लाते हैं। अगर वो सब ऐसा करने लग गए तो गांव गांव में आप 30, 35, 40 लोग होते हैं, पूरा गांव नशा थोड़ी करता। किसी का बच्चा नशा करता है, किसी का बाप नशा करता है। तो आप ऐसा काम करके उस परिवार को बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं और ये पुलिस का काम आसान हो जाएगा। जब तक आप जड़ नहीं काटेंगे तब तक ये डालियां काटने से कितना फर्क। आप 2 बोरे 4 बोरे डोडे के पकड़ लो, अब 2 बोरे 4 बोरे डोडे के पकड़ लिए, इसका मतलब एक बहुत ज्यादा डोडा पिया जा रहा है, बहुत ज्यादा अफीम खाई जा रही है। तो आप पकड़ रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मामला है। ये तो कोई मुखबिर की सूचना आ गई या भीतर से तस्करों में कोई लड़ाई हो गई तो आपने पकड़ लिया उनको, बाकी चुपचाप काम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। उसको रोकने के लिए आपको मुहिम के तौर पे उतरना चाहिए। मैंने देखा इसको रोकने के लिए सांचौर में एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने खूब काम किया। फिर अभी एक पुलिस अधिकारी थे नए नए, वो गांव से आए थे, उन्होंने कहा नशा तो मुक्त करूंगा मैं। उन्होंने सांचौर में बहुत अच्छा माहौल बनाया। तो हमारे गांव से आए हुए अधिकारी, मैं गांव की बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। गांव के लोगों ने उनको आंखों पे बिठाया है, उनका सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई है। अपने से जोड़ के देखा, हमारी जाति के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे यूं लगते हैं हमारे एरिया के हैं, ऐसा उन्होंने किया। शहर के लोग, मैं नहीं कह रहा हूं शहर के लोगों को नहीं करना चाहिए, वो भी करते ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांव देखा ही नहीं जिंदगी में, आईएएस बन गए, आरएएस बन गए, वो भी ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों की तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं बीच में फिर बात कह देता हूं, ठीक है आप सिस्टम में सेट हो गए, अपना कुछ हित साध सकते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद में आपको पता चलेगा कि जीवन चला गया। ऐसे ही कर सकते थे, पद पे बैठे थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। मैं यहां पे एक और अधिकारी है, उनका नाम लेना चाहूंगा, कालूराम जाट, आरएएस अधिकारी हैं। मैं जब सूरतगढ़ में गया तो ऐसे ही वहां के पत्रकार मित्रों से काफी बातें होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे 20-25 साल में एक अधिकारी ऐसा आके गया, उनका नाम था कालूराम जाट। उन्होंने कहा वैसे अधिकारी हमने कभी देखा नहीं। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनको कहा ये होती है बात यार, आपकी छाप है वहां पर, इतने अधिकारी उन्होंने आज तक देखे। उन्होंने कहा उन्होंने सारे मुकदमे वगैरह, पेंडिंग समस्याएं वगैरह सारी निपटा दी। तो उनके जहन में वो व्यक्ति घुसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको याद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे अधिकारी है ही नहीं, उदाहरण के तौर पे अधिकारी बहुत सारे हैं। और एक और अधिकारी, उनका मैं आपको नाम बताता हूं, उनका नाम है रामनिवास मेहता। एक बार मैंने राजस्थान के 800 अधिकारियों को एक लेटर लिखा था, आरएएस अधिकारियों,
कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी कुछ करिए इस मामले में। और मैंने कहा था हम सब मिलकर अगर नहीं करेंगे राजस्थान पीछे रहेगा। कब तक हम केवल नेताओं के भरोसे रहेंगे कि वो कुछ करेंगे? ये समाज का जो बहुत बड़ा टैलेंटेड वर्ग है वो क्यों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? तो मुझे कुछ लोगों के पत्र वापस आए, उनमें से एक पत्र रामनिवास जी मेहता का भी था कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम सबको मिलकर राजस्थान के लिए कुछ करना चाहिए। और आपको पता है रामनिवास जी मेहता जब से आरपीएससी के सेक्रेटरी बने उसके बाद से आरपीएससी का सिस्टम ही सुधर गया। एक आरएस अधिकारी ने, सोचो अब तो मेंबर्स भी अच्छे अच्छे उनके साथ हो गए हैं, एक आरएस अधिकारी ने उस सिस्टम को सुधार के रख दिया। समय पर एग्जाम्स हो रहे हैं, वो आदमी चुपचाप मेहनत कर रहा है बिना किसी लाइमलाइट के, लेकिन अंदर एक ललक है काम करने की कि कुछ अच्छा करते हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसको रोकते हैं। वो आदमी चुपचाप रोक रहा है। तो अच्छे लोग हैं सिस्टम में, ठीक है, उनकी पब्लिसिटी कम है। तो नशा मुक्ति की मैंने आपको बात की कि नशा मुक्ति के शिविर लगाने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप नोडल अधिकारी हो, आप बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, ये काम आपका है, आप उनको साथ लेके कर सकते हो। फिर आपने देखा होगा कि समाज में एक वर्ग है बड़ा कारीगर जो हाथ से काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो जूते का काम करते हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, दर्जी हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, चुलाए हैं, ये अलग अलग हाथ से काम, मूर्तिकार हैं, अलग अलग हाथ से काम करने वाले लोग हैं जो हमारे समाज में हैं। अब उनके लिए योजनाएं तो बनती हैं लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंचती हैं कि वो अपना माल बेच सकें, या आप अपने लेवल पर जिस जहां के सपोज करिए आप एसडीएम हैं तो आप अपने उपखंड में ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनकी कारीगरी बहुत शानदार है, आप उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आप भीनमाल में एसडीएम लगे तो आपको मिशन के तौर पे भीनमाल की जूतियां बनाने वाले कारीगरों के साथ खड़े हो जाना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि मैं यहाँ का एसडीएम हूं, यानी मैं यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका मुखिया हूं। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ लेके इस जूती की मार्केटिंग आप कर सकते हैं। कहीं पे सपोज करिए दरियां बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ ना कुछ बनता ही है। राजस्थान की हर तहसील में कोई ना कोई खास चीज है, चाहे कोई मिठाई अच्छी बन रही है, कोई ना कोई चीज अच्छी बन रही है। आप एक लीडर के तौर पे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आप मार्केटिंग करने आगे निकलेंगे, कोई चलो हम लोग तो जूतियां पहने भीनमाल की खुद तो और लोग भी प्रभावित होंगे कि मैं भी भीनमाल की जूती पहनूंगा, और उनको लगेगा हाँ ये जो एसडीएम आए थे इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। फिर आप जयपुर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि साहब हम इनकी प्रदर्शनी जयपुर में लगाना चाहते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, सब आपके साथ सेव करेंगे कि यार ये अच्छा भला आदमी है, दूसरों के लिए कुछ कर रहा है। इसलिए मैंने आपको केवल वही चीजें बताई जिसमें कोई आड़े नहीं आएगा। अगर आप उनका प्रचार करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, इसमें कोई अड़ंगा नहीं अटकाएगा। वो अड़ंगे की चीजें दूसरी, वो मैं छेड़ भी नहीं रहा हूं। ये 5 अभी तक मैंने आपको मुद्दे बताए, मेरे हिसाब से आपको ठीक लग रहे होंगे। अगर कोई अधिकारी सुन रहे हैं तो, और अगर बाकी लोग सुन रहे जो अधिकारी नहीं है तो वो भी समझ रहे होंगे कि हाँ इस तरह की बात होनी चाहिए, राजस्थान में करनी चाहिए। और सच में मैं कहता हूं, मैं इन टैलेंटेड लोगों के प्रति सम्मान से हमेशा भरा रहता हूं। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कब कौन पकड़ा गया, कब कौन कितनी रिश्वत लेके पकड़ा गया, वो पूरा सब्जेक्ट अलग तरह का, उस पर मैं कभी अलग से बोलूंगा। लेकिन आज मैं केवल उनके लिए और जनता के लिए कुछ बातें रख रहा हूं कि वो चाहे तो यही कर सकते हैं, समय निकल जाएगा। फिर मेरा छठा मुद्दा, 7 मुद्दे में छठा मुद्दा मेरा ये युवाओं के लिए। युवाओं के लिए रोजगार की खूब सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो योजनाएं इसलिए पूरी नहीं होती हैं क्योंकि उन युवाओं को संबल देने के लिए वहां पर कोई स्थानीय अधिकारी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, खूब पैसा उसके अंदर सरकार देना चाहती है, लेकिन क्योंकि योजना नीचे से लेके बैंक तक और बैंक से लेके गांव का जो युवा है उसके घर तक पहुंच नहीं पाती है, इसके कारण अटक जाती है। अब जहां मैं रहता हूं पूरे नागौर जिले में मुश्किल से कोई साल में 10 लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, इतना बड़ा जिला है। और अभी एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल गई है जिसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है युवाओं को। अब आप देखो, अभी 30,000 एप्लीकेशंस आई हैं राजस्थान में और केवल 60 लोगों को उसका फायदा मिला है। कितना? 30,000 में से केवल 60 लोगों को। बाकी लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? उनका कोई धनीधोरी नहीं है। कौन उन कागजों को घसीटे, कौन लेकर जाए? ऐसे में हमारे एसडीएम
और हमारे आईएएस, ये उनकी लीडरशिप कर सकते हैं कि भाई हमने एप्लीकेशंस ले लिए, हम मिशन के तौर पे इन बच्चों को उनके गांव में काम करने लायक बनाएंगे, हम खड़े रहेंगे, हम जाएंगे बैंक मैनेजर के पास, आप क्यों लोन नहीं दे रहे हो बच्चे को? जब सरकार योजना चला रही है और सरकार की योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम खड़े रहेंगे। तो आप जाएंगे तो बैंक मैनेजर भी, आप भी जेन्युइननेस देख लीजिए, तो बैंक मैनेजर भी आपकी बात को मानेगा। युवाओं को रोजगार की खूब सारी योजनाएं आप धरातल पर उतार सकते हैं और युवाओं को भी लगेगा कि ये जो युवा है, एसडीएम है या ये कलेक्टर है या ये आरटीएस है, तहसीलदार है, ये हमारे बीच में से गए, वो आपके प्रति सम्मान से भरेंगे, वो लिखेंगे आपके बारे में, वो मेरे साथ चले। लिखते भी हैं लोग, जब भी अधिकारी कोई छोटा मोटा ठीक सा काम करते हैं तो ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के लिखते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, आप उनके स्पोर्ट्स के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। नशा मुक्ति की मैंने बात कही है पहले, आप उनका स्पोर्ट्स में कैसे वो आगे बढ़े, आप अपने लेवल पे टूर्नामेंट आयोजित कर सकते हैं। जरूरत क्या कि केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से कोई स्कीम आएगी, फिर भागते फिरोगे उसको, खेलो इंडिया वाली योजना को लागू करो। आप वैसे भी खेलो इंडिया कर सकते हैं, कभी भी आप कभी भी अपनी तहसील में, अपने उपखंड के अंदर 100 मीटर की रेस करवा सकते हैं, 200 मीटर की रेस करवा सकते हैं, वॉलीबॉल चैंपियनशिप करवा सकते हैं। और आप लीडरशिप करेंगे तो लोग तो वैसे ही तैयार बैठे हैं, समाज तो तैयार बैठा है। और मेरा 7वां मुद्दा यह है कि आप चाहें तो गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनको सिरे से नीचे तक उतार सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, और मैं तो सारी योजनाओं को छोड़ दीजिए, राशन वाले में भ्रष्टाचार को आप कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए जो मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो मकान अच्छे से बनवा सकते हैं आप चाहें। और आप टारगेट ले लेंगे, मेरे एरिया में जो भी मकान बनेंगे वो बढ़िया वाले मकान बनेंगे, उनको टाइम से किस्त आएगी, मैं खुद जाके देखूंगा मकान किस क्वालिटी का बना नहीं बना। वो गरीबों की पीढ़ी आपको दुआएं देंगी कि वो साहब आए थे, उन्होंने हमारा मकान फटाफट बनवा दिया। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं आप नरेगा में भ्रष्टाचार कम करिए, वो नहीं हो पाएगा। नरेगा, राशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें दिमाग लग चुका है, वो तो आपसे ठीक नहीं होगा। वो तो पॉलिटिशियंस की बहुत ज्यादा हाई विल चाहिए, पावर चाहिए, सब होगा। और आखिरी बात, आप सामाजिक कुरीतियों को रोकने में आगे आइए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। मैं कानून के हिसाब से बोल रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं पे मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तो कई बार देखता हूं कि अधिकारियों के वहां पर भी मृत्यु भोज हो रहा है, खुद के यहां पे भी। फिर आपका शिक्षित होने का, इस सिस्टम में आगे आने का क्या फायदा मिला गांव के लोगों को? तो आप ही उन सारी कुरीतियों में शामिल हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आप भी बड़े बड़े मेले आयोजित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे घर आए, लोग मेरे को जाने, आप भी पॉलिटिशियंस की तरह कर रहे हैं। तो कुरीतियां कहां से खत्म होंगी? और जब आप सादे फंक्शन करना शुरू करेंगे और ये मृत्युभोज नाम की बीमारी को हमेशा से खत्म करने में मदद करेंगे, समझाएंगे लोगों को। मैंने किया ये काम, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने किया, मैंने हाथ जोड़े लोगों के। 2 साल तक मैं पागलों की तरह घूमता रहा, मेरी बात मान ली, मैं तो किसी पद पे ही नहीं हूं। उस समय मुझे सहयोग नहीं कर रहे थे, एसडीएम के नाम पे मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, वही कालूराम जी जाट, उन्होंने मेरी मदद की थी परबतसर में, उन्होंने फिर मिशन को उठा लिया था मेरे आगे आगे। बाकी बहुत सारे लोगों ने मदद नहीं की। हम कहते रहे उनको रोको, नहीं रोकना नहीं, चलाना है इसको। तो आप रोक सकते हैं और कार्यक्रमों को सादा करिए, एग्जाम्पल सेट करिए कि देखिए हम सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन हम हमारे दूसरे परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके हित में ये फंक्शन छोटा कर रहे हैं। लोगों को लगे कि देखिए पढ़ने लिखने का ये मतलब होता है। शिक्षा से सुधार आएगा तो कैसे, कब आएगा? जब आप जैसे टैलेंटेड लोग ही सुधार नहीं कर पाएंगे। समाज के सबसे टैलेंटेड लोग हो आप। इन एग्जाम्स में पास होना अपना आप में एक प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो मैंने आपको ये कुल 8 चीजें बताई हैं, छोटी छोटी सी, जो आप कर सकते हैं। हालांकि बताने को मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अभी संभव नहीं हो पाएगी, वो संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर एकदम से बहुत ज्यादा सुधार की बात करना भी ठीक नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ बातें आपको कही। अपने कलीग्स तक पहुंचाइए, डिस्कस करिए, आपस में ग्रुप्स में रखिए। सरकार क्या कहे, आप ही सरकार हो, आप तो हमेशा यहीं रहने वाले हो। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं गवर्नमेंट में, आप तो 30 साल 35 साल जो भी आपकी सर्विस रहेगी यहीं रहने वाले हो। असल सरकार ही आप हो। और आप अगर ये काम करने लग गए, अच्छे से करने लग गए,
तो उसका रिजल्ट आएगा और लोग आपको याद करेंगे, आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी। इसलिए मैंने मुद्दे इतने से दिए हैं आपको। मैं समझता हूँ, अच्छे से जिम्मेदार अधिकारी रहा हूँ, उसके लिहाज से आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट लाएंगी। ये जो मैंने आप बताई चीज़ें इम्पैक्ट लाएगी समाज पे, असर पड़ेगा समाज पे, जो आप आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी भावना को आप समझेंगे और उस सिस्टम को समाज से जोड़ने के लिए आपकी तरफ से जो हो सकता है वो कर लीजिए। नहीं तो याद रखिए, ये बहुत तेजी से समय जा रहा है और एक दिन आएगा सेवानिवृत्त अधिकारी शब्द, और आप देखिए जो सेवानिवृत्त अधिकारी उनके क्या हाल है। मैं तो हालांकि सेवानिवृत्त हुआ नहीं, मैं तो जीवित समाधि ले ली, शुरुआत में ही छोड़ दी नौकरी, इसलिए मुझे नहीं पता सेवानिवृत्त होने के बाद कैसा लगता है। लेकिन देखता हूं मैं लोगों को, उसके बाद वो फिर आते हैं कपड़े वपड़े चेंज करके समाज में, तो समाज के लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर इस तरह का आप काम करेंगे तो फिर समाज में वापस नेता वेता बनने के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो लोग ही आपको नेता बना देंगे, और या फिर आप इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि 30 साल में मैंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, मैं जितना इस पद पर रहकर लोगों के लिए कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर लिया। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगा, और जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको समझ में आ गया, जिनको अच्छा लगा, वो इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छी चीज़ों को फॉरवर्ड करने में जोर आता है। अच्छाई की मार्केटिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी मैं कोई गाली गलौच वाली बात कर रहा होता है या किसी के ऊपर आरोप लगा रहा होता तो मुझे फॉरवर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपना आप ही करते हैं, आपका मन कहता है कि ये बात तो फॉरवर्ड होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात को फॉरवर्ड करने में जोर आता है। आपने इतनी देर तक मेरी बात को सुना, इसके लिए आपके भीतर विराजमान उस पुण्य आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, और पूरी उम्मीद से भरा हूँ कि एक दिन राजस्थान को हम सब मिलकर बदलेंगे, अच्छे के लिए बदलेंगे। डॉक्टर अशोक चौधरी नाम है मेरा, और मेड़ता मैं रहता हूँ राजस्थान के बिल्कुल बीच में। उसके पास में एक गांव है अकेली है, वहाँ रहता हूँ। सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, संघर्ष करते करते ज़िंदगी यहाँ तक पहुँची है। नमस्कार।